राष्ट्र कश्मीर में बहुत लंबे समय से राष्ट्र की मूल धारा यानी हिंदुओं के साथ अन्याय होता चला जा रहा है। कई सौ वर्षों से वहाँ ऐसा हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। अब तो बिल्कुल आखिरी छोर पर हैं, हिंदू बहुत कम रह गए हैं और उनको भी वहाँ से भगाने के लिए प्रयास चल रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने, राज्यपाल ने, वहाँ के सुरक्षा बलों ने एक व्यवस्था निकाली है जिसके लिए हम और कश्मीर के प्रति चिंतित प्रत्येक राष्ट्रवादी के मन में बात थी। हम लोग ये सब बात कर रहे थे, दबाव दे रहे थे, कह रहे थे कि हिंदू वहाँ पहुँचा तो रहे हो, जम्मू से लोगों के ट्रांसफ़र तो कर रहे हो कश्मीर में घाटी में रहने के लिए, मगर अगर उन पर आक्रमण होता है तो वो अपना बचाव कैसे करें? उनके पास शस्त्र नहीं है। शस्त्रों की व्यवस्था करो, ट्रेनिंग दो। अंततोगत्वा सरकार ने इसकी व्यवस्था की और वहाँ गांव के स्तर पर ग्राम में रक्षा दल, ग्राम की समितियां बना रहे हैं जिन्हें सेना शस्त्र सिखा रही है। और यहाँ तक विचार किया गया है कि उन्हें SLR तक दी जाएगी। SLR बहुत इफेक्टिव वेपन है। 7.62 की गोली आदमी छोड़िए किसी भालू के या गेंडे के लग जाए तो जिधर से गोली निकलती है वहाँ 2 बैलिस्ट का इतना बड़ा खप्पा होता है, इतना बड़ा छेद बन जाता है। आतंकी चाहे वो कश्मीर घाटी के हों, चाहे बाहर पाकिस्तान के हों, उन सब के पास पाकिस्तान से शस्त्र आ रहे हैं और हमारे पास शस्त्र नहीं है। ये वहीं की समस्या नहीं है, सारे भारत में राष्ट्रवादियों की ये समस्या है कि उनके पास शस्त्र नहीं है। वो लड़ें तो लड़ें कैसे? आत्मरक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए शत्रु का वध कर देने का, आतताई के वध कर देने का हमें अधिकार है, मगर वध करें कैसे? नाखूनों से तो पेट फटता नहीं, दांतों से हम काट नहीं सकते और हमारे पास कुछ है नहीं। तो इसकी व्यवस्था कर दी। इसकी व्यवस्था होते ही एक मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट आया है कि आतंकवादियों के खिलाफ ग्रामीणों को हथियार देना गलत बात है। आज तक इनके मुंह में दही जमा रहा, एक शब्द इन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोला है, क्योंकि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये हों शेख अब्दुल्ला की फैमिली हो या वहां के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, भाजपा के साथ ये मिले थे, सरकार बनाई थी, मगर इंटेंशन राष्ट्र के पक्ष की नहीं थी। सरकार बने और माल काटे। इन लोगों के घर देखिए, इन लोगों की जो रहन सहन है वो देखिए। ये बिल्कुल आज से कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले बिल्कुल सामान्य लोग थे। कोई पढ़ाता था तो कोई नौकरी करता था, इस किस्म के लोग। और इनके पास अथाह धन आ गया। कहाँ से आ गया? जो पैसा राष्ट्र दे रहा है, यानी संपूर्ण भारत से जो पैसा वहाँ आ रहा है, उस पैसे की तिक्का बोटी बंदर बांट कर रहे हैं लोग। वहाँ हिंदुओं के पास हथियार आ जाएगा तो वो इनके सामने दुम नहीं लाएंगे। काश ये व्यवस्था पहले की होती। जिस समय कश्मीर से हिंदुओं का विस्थापन हुआ, आज से 32 वर्ष पहले, लोगों को ये ध्यान में नहीं है। ये ध्यान में रहना चाहिए कि वो जो सरकार जिसके समय में ये हुआ है, इनका बाप ही था उस समय गृह मंत्री। उस समय उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार ने हिंदुओं का निष्कासन किया। जिस समय ताल ठोकनी थी, भिड़ जाना था, उस समय दुम दबा के वहां से निकले। कश्मीर में जो आतंक की बड़ी राजनीति हुई है, उसका कारण इनके पिता के समय में, जब इनके पिता गृह मंत्री थे, तो इनकी बहन रुबैया सईद का अपहरण था। अपहरण क्या था? वो मस्जिद में बैठी हुई थी, उनके लिए घर से खाना जाता था और आतंकवादी छोड़े गए। यहीं से शुरुआत हुई थी। और ये हमारे महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, ये सब समर्थन में थे। सरकार किसी के सामने ये बात समझ में नहीं आई कि ताल ठोकनी है, इनके सामने दमदारी से बात करनी है।
एक देश ऐसा है, और भी कई देश हैं, एक देश प्रमुख रूप से, बल्कि प्रमुख एक क्या, कई नाम लेना चाहिए मुझे। इजराइल है, नीति है, कुछ भी हो जाए आतंकवादियों से बात नहीं करेंगे। इजराइल के खिलाड़ी म्यूनिख में मारे गए थे, लैला खालिद और कौन कौन थे इन लोगों ने। और जो आज एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ लगती है और इतनी सर्च होती है, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी कि इस्लामी आतंकवादियों ने कई विमानों का अपहरण किया था, इसी नीति पर कि आतंकवादियों से बात नहीं करेंगे, हमसे बदला लिया जाएगा, बदला लेंगे, मार सकेंगे तो मारेंगे, अपने लोगों को छुड़ा सकेंगे तो छुड़ाएंगे। उन्होंने छुड़ाए भी, ऐसा नहीं कि छुड़ाए नहीं, अपने लोग छुड़ाए भी, मगर आतंकवादियों से बात नहीं करेंगे। यही नीति रूस की है। आतंकवादी ने हमला किया स्कूल में, बच्चों को घेर लिया, सैकड़ों बच्चों को घेरा, रशियन ट्रूप से एक्शन लिया, सारे आतंकवादी मार दिए, कुछ अपने भी लोग मारे गए, उनके कुछ बच्चे भी मारे गए, मगर आतंकवादियों से बात नहीं करेंगे। किंतु भारत की राजनीति के इस्लामियों के पक्ष में झुकाने का जो अपयश है, पाप है, वो राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनके गृह मंत्री, इनके महबूबा मुफ्ती के बाप और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को है। इन सब लोगों ने मिलकर इसका सत्यानाश किया है। और किसी को इससे तकलीफ हो तो मैं कंधार कांड के बारे में भी कहना चाहूँगा। कंधार के समय में हमारा विमान अपहरण कर लिया गया। अगर विमान सीधे अफगानिस्तान चला जाता तो कुछ नहीं था। वो विमान दुबई गया, पेट्रोल देने से मना कर दिया, पाकिस्तान गया, उन्होंने पेट्रोल देने से मना कर दिया, तो मजबूरी में अमृतसर के राजा सांसी हवाई अड्डे पर उतरा। उस प्लेन के आगे 4 बैल खड़े हो जाते, गाय खड़ी हो जाती, एक ट्रक खड़ा कर दिया जाता, एक जीप खड़ी कर दी जाती, तो उड़ नहीं सकता था। मैं उसके अंदर की बातों का जानकार हूँ। मेरे मित्र उस समय जो इंडियन अलायंस के डायरेक्टर मार्केटिंग थे, वो वहाँ उनका कि इमरजेंसी मीटिंग हो रही थी, हम लोग बाहर बैठे हुए थे, लंबे लंबे सफ़ेद दस्ताने पहने हुए कोहनियों तक बैरे गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ियाँ लेके जा रहे थे। ये इमरजेंसी मीटिंग हो रही थी और इस कचौड़ी खाने में और समोसा खाने के बीच में वो प्लेन उड़ गया, कंधार पहुँच गया। आतंकी जो उन्होंने मांगे थे, रॉ ने कहा कि इनको इंजेक्शन लगा देते हैं, HIV का ब्लड चढ़ाए देते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि 48 घंटे बाद ये मर जाएं। ये जो नेतृत्व था, अजय नेतृत्व, इसकी पूंछ पैरों में दबी हुई थी। न केवल इन्होंने वो लोग भेजे, इसके अलावा काफ़ी कुछ ट्रांजैक्शन भी हुआ। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि जसवंत सिंह जी जो उस समय इस कंधार कांड में कंधार के समय लेकर गए थे, मैंने उनसे पूछा था, उनकी किताब जिना का अनुवाद मैंने किया है अंग्रेज़ी से उर्दू और हिंदी, एक टीम बनाई थी, उसको हेड करता था मैं, और हम लोगों ने ये काम किया, तो उससे बड़े अच्छे संबंध थे। तो मैंने उनसे पूछा आपने ऐसा कैसे कर दिया? तो उन्होंने कहा सबके हाथ पांव फूले हुए थे, किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मेरा काम नहीं था, मैं तो वित्त मंत्री था, गृह मंत्री जाए, विदेश मंत्री जाए, जो भी जाए, मैं क्यों जाऊं? मगर किसी की हिम्मत नहीं थी। और IB के और रॉ के लोगों ने कहा कि वहाँ सडन कोई डिसीजन लेना पड़ा तो वहाँ पर कोई अधिकारी चाहिए, कोई राजनीतिक सत्ता का व्यक्ति जो निर्णय ले सके। हमारे पास कुछ तरीका नहीं है, वहाँ पर कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। वो वहाँ से अपने भारतीय लोगों को बचा कर लेकर आए थे। ये क्यों कर हुआ? क्योंकि राजनीति में दबाव की राजनीति के सामने घुटने टेक देना, तलवे चाटने की शुरुआत महबूबा मुफ्ती के बाप के समय में हुई। अब तो ये बात भी उसी समय ये बात कही जा रही थी कि रुबैया सईद का अपहरण नहीं है, सब मिली जुली है, मस्जिद में जाके बैठा दिया गया है
और दबाव डाला जा रहा है कि इन लोगों को छोड़ दो। अब फिर से उनकी छोटी बहन, ये जो मुख्यमंत्री भी रही हैं, ये कह रही हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ ग्रामीणों को हथियार देना गलत काम है। न केवल ये कहा है बल्कि बॉर्डर पर सीआरपीएफ के, बीएसएफ के कुछ ट्रूप्स बड़ी मात्रा में तैनात किए जाएंगे, कुछ जगह कर दिए गए, उस पर भी उन्होंने एतराज़ किया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी सीमा के राज्य की मुख्यमंत्री की मानसिकता ये है कि सीमाओं को आरक्षित कर दिया जाए, ट्रूप्स नहीं लगें, ट्रूप्स हटा दिए जाएं। इसका मतलब क्या है कि सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कश्मीर में सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? कोई समझ सकता है इस बात को? और इतनी बड़ी, इतनी दुष्ट बात करने वाली, इतनी गंदी बात कहने वाली, इतनी अभद्र, इतनी बेहुदा बात करने वाली महिला, इसके खिलाफ भारत में मीडिया ने कुछ नहीं कहा। सबके मुंह में दही जमा रहा, सबकी जबान बिल्ली ले गई, केवल सोशल मीडिया इस पर बात कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ऐसी सोच रख सकती हैं? एक ऐसा परिवार कश्मीर की राजनीति का सत्यानाश करने में जिन जिन लोगों के बड़े महती योगदान हैं, जिन्होंने इसको बिल्कुल ध्वस्त किया है, उन सारे कमबख्तों को एक्सपोज करने का, सामने लाने का कोई, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जरा सी फ्रांस में चुनौती दी, ताल ठोकी शार्ली एब्दो के खिलाफ, पूरा फ्रेंच राष्ट्र एक हो गया, सारे राजनीतिक दल एक हो गए। शार्ली एब्दो के वो कार्टून जिनके कारण से उन पर हमला किया गया था, वो सारे कार्टून पेरिस ही नहीं, फ्रांस के बड़े बड़े नगरों में सारी बिल्डिंग्स पर प्रोजेक्टर से दिखाए गए। जो नहीं जानता था उसे भी बता दिया गया कि ये कारण है। एक भारत का मीडिया है कि इस पर कुछ नहीं कह रहा है। हिंदू वहां से निकाल दिए गए। एक्सोडस पहला नहीं है, 7वां है। थोड़े थोड़े करके हिंदू वहां से निकाले ही जाते रहे हैं। एक राज्य भारत के कंधे पर नासूर बना दिया गया है, भारत के माथे पर नासूर बना दिया गया है। उस नासूर बनाने में जिन लोगों की जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। जो राष्ट्रवादी संगठन है बड़े बड़े, क्या उनका काम नहीं है कि इस पर दबाव दिया जाए? इतने बेहुदा स्टेटमेंट पर महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए कि आप राष्ट्र के प्रति कर क्या रही हैं। मगर किसी के ध्यान में कुछ नहीं है, कोई इस पर चिंतित नहीं है। एक माध्यम मिल गया है हम लोगों को, हमारे पास सोशल मीडिया का एक माध्यम है जिससे कुछ बात अब उठ पा रही है। नहीं तो कल्पना कीजिए, आज से 30 साल पहले कोई बोलने वाला भी नहीं था। कश्मीर से हिंदू निकले, उनका दर्द 32 साल पहले अब आकर पिछले वर्ष कश्मीर फाइल्स में जाहिर हुआ है। सारे भारत को इससे पहले पता नहीं था, मालूम ही नहीं था। मीडिया ने कुछ नहीं किया। सरकारी टीवी थे, वहां तो कोई बात होने का मतलब ही नहीं। सब मिली भगत थी। कश्मीर के राजनीतिज्ञ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे लोग, कांग्रेस के लीडर्स, बल्कि किसी और की क्या कहनी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी इसमें सम्मिलित थे। किसी के मन में ये नहीं आया कि दबाव डालो, ताल ठोको। जैसे पूज्य मातृभूमि के विभाजन के समय हुआ, जब ये दबाव डाला गया। ध्यान रहे, अंग्रेजों ने उस समय जो दो प्रमुख दल थे, भारत मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दोनों की जो वर्किंग कमेटी थी, नेशनल वर्किंग कमेटी, उससे ये प्रस्ताव पारित करके देने के लिए कहा कि प्रस्ताव पारित कीजिए कि आपने विभाजन के पक्ष में हैं, आप विभाजन चाहते हैं। लीग ने तो कर दिया। कांग्रेस की मीटिंग में प्रस्ताव गिर गया। गांधी उसमें मौजूद थे। गांधी कांग्रेस के मेंबर तक नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने दबाव डाला और जो प्रस्ताव गिर गया था उसको दोबारा पारित कराया। पूरी पीढ़ी जिम्मेदार है, मगर इसका जो मूल पापी है वो गांधी है। नेहरू के पक्ष में प्रस्ताव कराने के लिए वहां बैठा हुआ था ये व्यक्ति। उस समय अड़ जाना था, ताल ठोकनी थी कि नहीं, विभाजन नहीं होने देंगे।
निपटेंगे, जो होगा निपटेंगे, गृह युद्ध होगा होगा, क्या दिक्कत है। हम 3 गुने हैं, हथियार खींचने चाहिए हमें, शांति के नाम पर, अहिंसा के नाम पर डूब मरने की नौबत लाएंगे हम। वो स्थिति आज है। अब शस्त्रों की आवश्यकता है, और न केवल कश्मीर के हिंदुओं को, राष्ट्र भर के राष्ट्रभक्तों को, राष्ट्रवादियों को शस्त्रों की आवश्यकता है। अराष्ट्रीय लोगों से हम बहुत आसानी से निपट लेंगे, मगर हम निहत्थे ना हों, बस इतना चाहिए। केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकारें केवल इतनी व्यवस्था कर दें, हमारे हाथ खाली ना रहें, बाकी हम देखेंगे बहुत आसानी से। जिसके मन में हो तलवार खींचना, जिसके मन में हो कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, 15 मिनट तो बहुत देर की बात है, 4-6 घंटे को हटा लो, 4-6 दिन को हटा लो, निपट लेंगे हम। चक्रवर्ती सम्राटों के वंशज हैं, प्रतापी महर्षियों की संतान हैं हम, निपट लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। मगर इतनी आवश्यकता चाहिए कि हमारे हाथ खाली ना हो, बाकी कानून अपना काम करे, जो भी हो हमसे, हमारे ऊपर जो धाराएं लगती हों लगें, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। राष्ट्र का रक्षण शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, शस्त्र से रक्षित राष्ट्र ही चिंता कर सकता है। पूज्य सावरकर जी का गीत है ना, जयोस्तुते सुभगे सुजन पूजते अधम रखते रंजते। सुजनों ने, श्रेष्ठ लोग तेरी संतान हैं, सुजनों ने, श्रेष्ठ लोगों ने तेरी पूजा की है, तू अधमों के रक्त से रंजित है, सनी हुई है। अधमों का संहार तो करना ही पड़ेगा, अधमों का रक्त नहीं होगा तो राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। और ये अधम रक्त रंजिते राज्य का ही कार्य नहीं है, राज्य तो इस काम को करने में 10 साल लेगा। संसद पर जिन्होंने आक्रमण किया था, ध्यान होगा आपके, जिन्होंने आक्रमण किया था संसद पर, हथियार लेके चढ़ दौड़े थे, उन लोगों को फांसी होने में कितने साल लगे। बंबई में कसाब पकड़ा गया, कितने साल लगे उसको हैंग करने में। लोगों को जानकारी में ये नहीं आई है, चूंकि प्रेस ने इसकी जानकारी नहीं दी है। कसाब एक क्षण के लिए चिंतित नहीं था कि उसे फांसी होगी, वो प्रसन्न था, ब्रेन वॉश्ड था कि वो 72 हुरे और 70 गलमा उसे मिलने वाली हैं, जन्नत जाएगा, कुफ्र को खत्म किया है उसने। इस मानसिकता से निपटने के लिए अपने समाज के पास शस्त्र तो होने ही चाहिए, ये आवश्यक है। इतनी व्यवस्था करते हैं, बाकी शस्त्र में हम आपसे शस्त्र नहीं मांग रहे, लाइसेंस दे दीजिए, शस्त्र हम अपने आप खरीद लेंगे, बहुत आसानी से हम निपट लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कृपया इसकी चिंता करें। मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग आतंकवादियों के खिलाफ, वो आतंकवादी जो इन ग्रामीणों को मार रहे हैं, एक आध नहीं 50 नरसंहार हैं आतंकवादियों के किए हुए इन ग्रामीण का मतलब हिंदुओं के नरसंहार, उनके खिलाफ इस तरह की बात उठ रही है। राज्यपाल ये कह रहे हैं कि कश्मीर में होने वाली हत्याओं को, जम्मू कश्मीर में होने वाली हत्याओं को धर्म के चश्मे से मत देखिए। ऐसे जब नेतृत्व के बीच में हम हों तो कम से कम हमें असहाय मत छोड़िए, निहत्था मत छोड़िए। आतंकवादियों की मर्जी पर हमारी स्थितियां, हमारा जीवन उनकी मर्जी पर, उनके संकेत पर, उनके शस्त्रों के नोक पर न चले, इतनी व्यवस्था कर दीजिए, बाकी हम निपट लेंगे। आश्वस्त करता हूं हम निपट लेंगे। मैं समाज को जानता हूं, समाज के बीच में हूं, देखता हूं, इसलिए कह रहा हूं ये हो जाएगा। ऐसे पापिष्ट, ऐसे अधम, ऐसे दुष्ट लोग जो राजनीति के नाम पर भारत माता का संहार करना चाहते हैं, उसकी संतानों को नष्ट करना चाहते हैं, तो जो उन संतानों के नेतृत्व करता है राजनीतिक दल, और मैं केवल भाजपा से नहीं कहता, कांग्रेस में क्या दिक्कत है, वो भी इसकी आवाज़ उठाए कि हथियार मिलने चाहिए। सपा भी आवाज़ उठाए, बसपा भी आवाज़ उठाए।
आखिर की आँच तो आप सबको भी ग्रसने वाली है, बचने वाले थोड़ी हैं आप लोग। ऐसा थोड़ी है कि मैं ही राष्ट्रवादी हूँ इसलिए मैं मारा जाऊंगा, अपनी वजह आप बच जाएंगे। हम सबका एक सा हाल होने वाला है। इस राष्ट्र को शस्त्रों से सज्जित कर दीजिए, राष्ट्र निपट लेगा। यूट्यूब चैनल तूफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए।